In the second phase, we will be discussing about the success and failures and challenges for Indian foreign policy in the post-corona world order. First phase में, in the last lecture, we discussed about what was the implications, what kind of the world order is going to emerge in the future. Today, it is more pertinent and important and relevant to place India in this emerging new world order, which will be shaped by the post-corona इफेक्ट. पिछले एक सप्ताह में हमने देखा कि किस तरीके से चीन और अमेरिका के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया. Accusations and counter accusations from the both the countries is picking up the new pitch. अब वैसे हालात में भारत की स्थिति, भारत के सामने क्या चुनौतियां होंगी, भारत की विदेश नीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी और उसके क्या फायदे और नुकसान होंगे, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे. याद होगा कि इस साल के शुरुआत में हमारे विदेश मंत्री ने, एस जयशंकर ने, भारतीय विदेश नीति की विवेचना करते समय ही डिवाइडेड इट इनटू 6 parts. And if you try to collect all these phases which started from independence till today, there are many milestones and factors which were being discussed. तो पैंडेमिक को, चूंकि उस समय पैंडेमिक हुआ नहीं था और उसके बाद जो परिवर्तन होंगे उसको समावेश नहीं किया गया था, लेकिन अभी तक भारत की जो विदेश नीति थी उसमें उन्होंने 6 फेजेस में इसको बांटने की कोशिश की थी. तो उसको पहले हम अवलोकन करेंगे, तभी हमको लगता है कि इस पैंडेमिक से उभरते हुए विश्व राजनीति में भारत की विदेश नीति कहाँ पर बेहतर तरीके से स्थापित होगी, उसके सामने क्या चुनौतियाँ होंगी, क्या गलतियाँ हुई हैं और उनसे उबरने के लिए भारत की शिद्दत, भारत के संसाधन और भारत की मजबूती तब बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. तो ये स्टार्टेड विद द फर्स्ट फेज विच कंटिन्यूड फ्रॉम 1947 बिफोर इवन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट till 62. And that phase, he categorized this phase as a phase of complete idealism. हम जिसे आदर्शवाद कहते हैं, क्योंकि वो पहला फेज था जिसमें आज़ादी के बाद से लेकर 1962 यानी चीन के साथ युद्ध भी हुआ. और हम देखें, ये बात हम सभी जानते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा 50 के दशक में बड़े जोरों पर था और भारत उन तमाम रियलिस्टिक अप्रोच को छोड़कर एक ऐसे मुकाम पर आगे बढ़ने की कोशिश किया जो सच्चाइयों से दूर था और उसका खामियाजा भी भारत को झेलना पड़ा. और उस फेज को नॉन अलाइनमेंट की शुरुआत मानी जाती है कि भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अपने आप को बचा कर रखने की कोशिश की. India did not want to be the part of either of the bloc. There were 2 blocks. The world was divided into the 2 blocks. One was led by erstwhile Soviet Union and another was led by America. So India kept itself away from the both conflicting blocks. That was called non-aligned movement, and it continued. We do not know the advantages and disadvantages of putting India into non-alignment,
But that phase continued till 1962. In the second phase, the S. Jaishankar, the foreign minister, called it from 62 to 71, in which he said it that India almost disbanded, dislocated itself, not completely but partially, from the non-aligned movement, and its foreign policy become little more assertive. हमें याद होगा, हम अगर इतिहास को देखेंगे तो इंदिरा गांधी के दौरान भारत एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहचान थी, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी उस दौरान लिए, और 1971 वॉर का लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश को अंजाम दिया गया, जिसमें उन्हें दुर्गा की उपाधि से भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहकर संबोधित किया था। उसके अलावा वो पहला फेज था जिसमें इंडिया बिकेम and tried to become the partner of the both the superpower at the, in the existing world. सोवियत यूनियन के साथ 1971 में 20 वर्षीय संधि की गई। उसके पहले चीन के युद्ध में भारत के हारने के बाद भारत ने अमेरिका के साथ भी संधि की थी। पंडित नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच में दोस्ताना संबंध उभर कर आए। जो बातें पहले दशक में जो फेज न्यूट्रलिटी का था भारत का, उस दौरान अमेरिका ने भारत को कई महत्वपूर्ण संधियों के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। और हम सभी जानते हैं कि 56-57 के दौरान जब चीन के साथ युद्ध नहीं हुआ था, तब भारत को आणविक हथियार देने तक की बात अमेरिका ने की थी। बट नेहरू डिड नॉट लाइक इट एंड डिड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द अमेरिकन अलायंस, और उन्होंने वो छोड़ दिया। लेकिन जब 1962 में चीन के हाथों पराजित होने के बाद उनका सारा मोह भंग जब खत्म हो गया, तो उसी दौरान उन्होंने अमेरिका के साथ संधि की थी। ये बातें बहुत ज़्यादा गंभीरता से इसको प्रचारित नहीं किया गया, लिखा नहीं गया, इसलिए इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। लेकिन संधि भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी, आर्म्स और बाकी चीज़ों को लेकर। एक अमेरिकी कॉन्सुलेट इसी बात के लिए स्थापित किया गया था दिल्ली में कि जो इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन बाद में जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन होते गए, परिस्थितियां उत्पन्न होती गई, भारत ने रूस के साथ 20 वर्षीय मित्रता की संधि कर ली, और जब वो संधि की गई तो फिर अमेरिका के साथ संबंध और रुष्ट हो गए और ख़राब हो गए। तो ये सेकेंड फेज एस जयशंकर के अनुसार कंटिन्यू किया तकरीबन 62 से लेकर 71 तक 10। फिर उन्होंने थर्ड फेज की बात की, जिसमें 71 से लेकर 90 तक की बात वो करते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि दैट फेज वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ कन्फ्यूजन। उन्होंने उस फेज को कॉम्प्लेक्स और कन्फ्यूजन का नाम दिया। उसी दौरान भारत में सिविल न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ 1974 में, जिसको लेकर बाकी पश्चिमी देश, अमेरिका विशेष रूप से बहुत नाराज़ रहा। उस बीच में कई अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन भी हुए। शिमला समझौते को भी अंजाम दिया गया, जिसकी आलोचना भी एस जयशंकर करते हैं। तो वो तमाम वो फेज़ हैं जहाँ पर न्यूट्रलिटी और रियलिज्म का दोनों का समन्वय था, और स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि किस ओर हम आगे बढ़ना है। तिब्बत लिबरेशन मूवमेंट को लेकर भी भारत के बीच में संदेह था। डबल ट्रैक की नीति हमने अपनाई, यानी ऑफिशियली वी डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड इन 1950s and continued to accept that Tibet is an integral part of China. But at the same time, we allowed the Tibetan movement to germinate, to run its soul in the different parts of the countries.
जब भी कोई चीन का नेता आता तो उसका विरोध एयरपोर्ट से लेकर बाकी जगहों पर तिब्बती शरणार्थियों के द्वारा किया जाता। तो एक तरीके से हमने सरकारी तौर पर माना कि तिब्बत is no more an autonomous region, no more an independent entity, but part of the China. But we wanted to have that this movement should continue, as it was in America, like many European countries in America. Tibet is as a civil society is a very strong force. तो ये कंफ्यूजन का फेज और कॉम्प्लेक्सिटी का फेज बना रहा। फिर उसके बाद अगले फेज की बात करते हैं एस जयशंकर, जिसमें वो 1991 से लेकर 2000 की बात करते हैं, जिसमें द मेजर डोमिनेंट फैक्टर ही टॉक्ड अबाउट दैट इकोनॉमिक फैक्टर. Economy has taken a very sizable sphere in the formation of the foreign policy of India. और हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, आप इस बात को याद कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, लाइसेंस राज की समाप्ति ख़त्म हो गई 91, यानी जब दुनिया कोल्ड वार ख़त्म हो गया 89 में, बर्लिन वॉल डिमोलिश हो गया 90 में, और उसके बाद इंडो हिस्ट्री, इंडो इडियोलॉजी की बात होने लगी. देन वी ऑल्सो स्टार्टेड ओपनिंग अप आवर बॉर्डर फॉर फॉरेन गुड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया. और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने न केवल डोमेस्टिक फैक्टर को बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया, और वो हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बन गया. और वो कंटिन्यूड किया, जिसमें रियलिज्म भी है और कुछ हद तक आइडियलिज्म का स्पिरिट भी है, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर्स आर मोर डोमिनेंट. उसी काल में वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी काल में नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्रित्व भी कंटिन्यू करता है, जो दो अलग अलग पार्टियों के हैं. लेकिन राष्ट्रहित में लोकल फैक्टर को एसर्ट करना, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश निरंतर जारी रही. और हम जानते हैं कि 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट भी उसी राष्ट्रीय हित को मजबूत बनाने की दृष्टि से किया गया. और ये फेज उन तमाम टेस्टिंग के साथ चलता रहा. पाकिस्तान के साथ वार्ता होती रही, फेल करता रहा, आतंकवादी हमले होते रहे, कारगिल भी हुआ, फिर वार्ता हुई. तो ये टेस्टिंग कंटिन्यू करता गया. फिर द फिफ्थ फेज ही टॉक्ड अबाउट फ्रॉम 2000 to 2013, in which a few years of the BJP government led by the Vajpayee, and larger chunk of the tenure was run by the Congress under the leadership of मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर. उस फेज को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इसमें इंडिया ने अपने आप को लोकल फैक्टर को एकत्रित कर कर, जो लिबरलाइजेशन के बाद शुरू हुआ, उसमें इंडिया हैज़ टर्न टू बी ए बैलेंसर. इंडिया वॉज नो मोर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वन सुपर पावर or any powerful countries, but it has gained its own momentum and strength by the time and created itself as a balancer in the world politics. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति बनी भारतीय विदेश नीति में, कि हम अभी तक, चाहे वो फर्स्ट फेज का हो, सेकेंड फेज का हो, थर्ड फेज का हो, हम दुनिया के किसी शक्ति से निर्धारित होते थे. जो उनके द्वारा निर्देश दिया जाता था, वो बातें मानने के लिए हम बाधित होते थे. सेकेंड फेज का अगर एग्जांपल दिया जाए तो ताशकंद समझौता, जिसमें बाद में चलकर रूस जो हमारा मित्रवत देश बना, उसने पाकिस्तान के साथ संधि करने के लिए हमें विवश किया. तो देयर वाज अ टाइम व्हेन both the superpower were against us, and they pressurized America as well as erstwhile Soviet Union. And India was buckled down to sign the Tashkent Agreement, which took the life of the Prime Minister of India. All we know that.
through, maybe it was too much pressure, and that caused the heart attack. That was some mystery. They still surrounded with the death of the Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri. But that was a very bad phase of the Indian foreign policy in which the superpowers, both superpowers, were against India. But fortunately, things change, and in the fifth phase, when we talk about from 2000 to 2013, S. Jaishankar, the Foreign Minister of India, current Foreign Minister of India, he talked about that this was a phase where India has got its own strength to work it out. It was not dependent on any of the external powers of the world. किसी भी बाहरी शक्ति के लिए वो निर्धारित नहीं था, उस पर झुका हुआ नहीं था, उसकी अपनी एक पहचान थी और उसको लेकर वो आगे बढ़ा. कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, कई महत्वपूर्ण संधियां हुई. आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की प्रगति उस काल में काफ़ी अच्छी रही, जो अभी तक के आर्थिक प्रगति से कहीं ज़्यादा था. कई बार 7.8 और 8% के दर से भारतीय विकास गति आगे बढ़ी उस दौरान में. तो दुनिया के सामने एक लचर, एक कमज़ोर राष्ट्र की विकासशील राष्ट्र से एक मजबूत राष्ट्र की लीडिंग पावर के रूप में भारत की पहचान होने लगी. और स्टीफन कोहेन ने तकरीबन उसी समय एक किताब भी लिखी थी 2000 के बीच में कि इंडिया इज नाउ एन इमर्जिंग पावर. दैट बुक इज स्टिल अ वेरी रेलिवेंट एंड रीडेबल बुक फॉर ऑल ऑफ अस. तो वो विद्वता यानी अमेरिकी थिंक टैंक ने भी ये बातें कहने में कोई गुरेज नहीं किया कि दुनिया की सबसे बड़ी सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अब उस श्रेणी में है जहाँ पर उसे विकासशील देश कहकर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से पावर शिफ्ट पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहा है, और उस पूर्व में केवल चीन ही नहीं है, और उस पूर्व में भारत भी है. और उस शक्ति का जब हस्तांतरण होगा, जब बंटवारा होगा, तो इंडिया विल हैव अ लार्ज चंक ऑफ द पावर इन इट्स हैंड एंड इट विल बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसके बाद द लास्ट फेज, सिक्स फेज की चर्चा करते हुए एस जयशंकर कहते हैं, एंड दैट फेज रन स्टार्ट फ्रॉम 2014 till today. In which, what did he say? He said that this time the Indian foreign policy has become more dominant, it has become more assertive, it has reached out to the different parts of the world. And this is a time when India has started taking the risk in the world politics. अभी तक भारत मजबूती के कगार में पहुंचा. पहले गुटनिरपेक्ष था, बाद में रियलिस्ट हुआ, बाद में इकोनॉमिकली डोमिनेंट हुआ, फिर बैलेंसर के रूप में आया, लेकिन अभी तक वो रिस्क टेकिंग के फेज में नहीं था. तो एस जयशंकर का मानना है कि भारत ने अपनी शक्तियों का संवर्धन कर कर वैसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर वो अपने शक्ति का टेस्टिंग खुद करने की हिम्मत कर सकता है. और उसका उदाहरण के रूप में, भले ही वो अभी लोकलाइज है, पाकिस्तान में उरी, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट जैसे ऐसे कई चीज़ों को अंजाम दिया गया. दिस आर द रिस्क टेकिंग फैक्टर इन विच none of the countries of the world, they might have criticized some of them like China and others, but they did not come directly in confront with India. तो रिस्क टेकिंग ने भारत के इमेज को काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया. अगर उसमें सफलता मिलती है तो, और अभी लोकलाइज है. उसके बाद फिर हमने रिस्क टेकिंग में जम्मू कश्मीर में जो अभी तक बदलाव और संदेह की स्थिति थी, 50 और 60 के दशक में द यूरोपियन पावर्स वेयर बकलिंग डाउन इंडिया. यू हैव टू साइन, यू हैव टू मीट पाकिस्तानी लीडर्स टाइम एंड अगेन. America, sometimes Britain, sometimes smaller European countries, they were suggesting pressurizing India to you meet the president and the prime minister of Pakistan, and India was bound to do that. वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई. भारत ने 2016 के बाद से बहुत कैटेगोरिकली कह दिया
कि बॉम्ब एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, और उस चीज पर वो अमल कर रहा है। सफलता जितनी भी मिले, आतंकवादी गतिविधियों में आप कह सकते हैं कि कई बार इजाफा भी होता है, लेकिन भारत ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जम्मू कश्मीर जो विदेशी हाथों का खिलौना बन गया था, दे 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 बिकम मोर डोमिनेंट पावर, वो चीज़ें खत्म हो गई। भारत ने फंडामेंटल चेंजेस जम्मू कश्मीर में कर दिया, और जिस आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, और दुनिया के किसी शक्ति ने भारत को ये नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। नाराज़ बहुत लोग हुए, लेकिन वो नाराज़गी भारत के आंतरिक हस्तक्षेप के रूप में नहीं देखा गया। तो ये रिस्क टेकिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा हम मान सकते हैं कि सफलता के रूप में दिखाई दिया। उसके बाद इस रिजीम के दौरान हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमारा रीच आउट भी बहुत बड़ा। बहुत ऐसे देश जो स्ट्रेटेजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, they may be very far flung, they are very smaller in size, but India did not have any contact. India developed the contact, India developed the economic terms with it, and that is how India has reached out to the larger number of countries across the world. तो एक लीडिंग पावर के लिए, एक मजबूत एंड असर्टिव पावर के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी था, जो भारत ने अपने समय के साथ 6th फेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी में काम किया। अब यहाँ पर हमने भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा डिवाइडेड 6 फेजेस की हमने बात की। चूँकि ये सारी बातें तब हुई, उन्होंने की थी जब पैंडेमिक नहीं आया था। पैंडेमिक के पहले, अगर इस पैंडेमिक के बाद उनको अगर लेक्चर देना होता तो शायद कुछ और बातें वो कहते, और उसमें और एक नया फेज जुड़ता और भारत की चुनौतियों के बारे में चर्चा होती। अब हम यहाँ पर भारत की विदेश नीति की उन कमज़ोर पक्षों की भी चर्चा करेंगे जो पिछले शासनकाल से अभी तक दिखाई दे रहा है। केवल अच्छाइयाँ, जब आप रिस्क लेंगे, जब आप पटरी को बाएं से दाएं की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ट्रेन विल डेफिनेटली सेक, and secking may sometimes will create a problem for the passenger, but that is what it is happening in India as well. अगर पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए अगर हम अब विश्व राजनीति में जो परिवर्तन होगा उसके आधार पर भारतीय विदेश नीति का अवलोकन करें, तो जो गलतियां या जाने अनजाने में हुई थी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। There are positive as well as the negative points. पहली बार भारत ने पाकिस्तान की वजह से ही इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम सार्क टू बिम्स्टेक। While inviting, when he was taking the oath as a second time as the Prime Minister of India, he diplomatically did not invite the leaders of the SARC, and it was only because Pakistan was a part of the SARC, and Pakistan is dog-headedly creating all kind of problems for India, raising Kashmir issue, blocking any kind of positive development, and that is how India moved from SARC to BIMSTEC, and BIMSTEC leaders were invited while taking oath as the Prime Minister of India in 2019. That was a shift in the foreign policy. लेकिन BIMSTEC के गतिशीलता की भी बात करें हम, if you try to see how far BIMSTEC has moved ahead with its agenda, economic agenda, then we become little disappointed. जैसे सार्क बड़ी ही धीमी गति से आगे बढ़ा, उसमें रुकावट के कारण तो बहुत सारे थे, जिसमें पाकिस्तान एक मुख्य कारण था, लेकिन बिम्स्टेक जब आप उसके अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर के रूप में लाते हैं तो वो उतनी द्रुत गति से क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। ये एक भारतीय विदेश नीति के सामने क्योंकि सार्क के भी सबसे बड़े देश के रूप में भारत ही है, और बिम्स्टेक में भी सबसे बड़ा भारत ही है। ये बिम्स्टेक में केवल अंतर ये है कि ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों को जोड़ता है,
लेकिन जो जुड़ाव और जो गति जिस तरीके से होनी चाहिए, जो पैमाना हमारा बांग्लादेश के साथ पूरे ईस्ट एशिया आसियान देशों से होते हुए हम यूरोप की तरफ मूव करना चाहते हैं, वो गति कहाँ है? एक और चाइना ओबीआर के 6 रूट्स को नापने के साथ 70 देशों को जब जोड़ सकता है, तो हम तकरीबन 15 देशों को जोड़ने की बात अगर हम करें बिम्स्टेक के माध्यम से, जो जो एक मैपिंग है, वो भी बड़ी ही धीमी गति से चल रही है, जो हमारे लिए कष्ट और मुसीबत का सबब है. तो दिस इज वन चैलेंज विच आई थिंक दैट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज बीन फेसिंग. चेंजिंग ट्रैक फ्रॉम वन टू अनदर does not verify that the foreign policy is very successful. So we need to think about it, ki where are the blockades, what are the blockades, and how to remove the blockades. That is the more important for the foreign policy. After the pandemic, there will be the most daunting challenge which will emerge before Indian foreign policy is going to be Afghanistan. अभी याद होगा, अभी कुछ ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, 3 दिन पहले अमेरिका के वार्ताकार जो अफगानिस्तान और तालिबान और अमेरिका के बीच में वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनकी यात्रा इस विकट समय में भी ही डिड कम टू इंडिया. And he met the foreign minister, he met the NSA chief, and formally this is the first time when he said to them that India must talk to Taliban. Now the things are very complex if you read and track the development in Kashmir, in Taliban, in Afghanistan. The terrain is as difficult as the politics of Afghanistan. The recent development, America has signed an agreement that is called the Doha Agreement in 2020 in February. There are 5 major points of this agreement. The prisoners release by the Afghanistan government and between Taliban. We all know that 56% of the territory is held by the Afghan government. Asghar Ghani Khan, who is currently the president, the last election which took place a month ago was controversial. It is not well declared. Almost 16 to 17% of the territory is ruled by Taliban, and rest of the 29 to 30% of the territory is contested between Taliban and the government forces. This is a practical reality in Afghanistan. Now, all of a sudden, US made a U-turn, and it started talking to Taliban. Talking to Taliban means ignoring the interest of India. The history of Taliban ruled Afghanistan from 1996 to 2001. All we know that India was badly hit by Taliban factor. तालिबान जब से वहाँ पर आया और उसने भारतीय हितों को बहुत कमज़ोर किया. हम सभी जानते हैं कि 9/11 के बाद, 2001 के बाद जब नाटो फोर्सेस और अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान में आए, तो उनके सहयोगी के रूप में भारत ने अरबों रुपए खर्च किए अफगानिस्तान में. पिछले 20 सालों में संबंध तो हमारा अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराना है, लेकिन पिछले 20 सालों में भारत ने आर्थिक रूप से अफगानिस्तान में जितने पैसे खर्च किए हैं, उतने पैसे भारत के किसी भी पड़ोसी देश में खर्च नहीं हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो. तो हमने वहाँ सड़कें बनाने, हॉस्पिटल बनाने, स्कूल बनाने, ब्रिज बनाने, इन तमाम चीज़ों पर रिकंस्ट्रक्शन के काम में इंडिया हैज स्पेंट लॉट ऑफ मनी. एंड the memory of Taliban
in Afghanistan of almost 6-7 years in its first phase is a very bitter memory for India. There is all apprehension if Taliban is going to come back into Afghanistan, what will happen? It will, the first and the most important thing will begin with that India will be blocked from making or participating in any decision making, because Pakistan will be in the driving seat. तालिबान को पिछले खराब फेज में जब वो अमेरिकी सत्ता के द्वारा तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, तो उसमें से बहुत सारे तालिबानी भागकर पाकिस्तान के शरण में ही गए और पाकिस्तान डबल गेम खेलता रहा. पाकिस्तान played a very dubious role. On the one hand, it promised America that we are fighting against the terrorists. We are fighting against the terrorists means we are fighting against Taliban, eliminating them. But at the same time, it also, the money which was received from America was spent among the Taliban in strengthening the Talibani groups. तो पैसा एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में तालिबान को वो पोषित भी करता रहा और उसका एकमात्र उद्देश्य कि तालिबान की शक्ति के द्वारा जम्मू कश्मीर के भीतर अपने मनपसंद तरीके से काम को अंजाम देना. आप देखे होंगे कि पिछले एक पैंडेमिक में भी जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई है, उसके पीछे भी पाकिस्तान की नीयत साफ दिखाई देती है कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा जो परिवर्तन किया गया है उसको एक चुनौती के रूप में पाकिस्तान ले रहा है. और पिछले 3-4 दिन पहले जो आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना को मारा गया, उसके बाद फिर उसके नए सरगना की स्थापना हुई है, तो वो तमाम तार उससे जुड़े हुए हैं. और गुड तालिबान और बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की थियरी पाकिस्तान की है. जो उसके पक्ष में काम करता है वो दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने वो स्थापित करने की कोशिश करता है कि ये अच्छे तालिबान हैं और अच्छे लोग हैं. अब भारत के लिए चुनौती क्यों है, अफगानिस्तान चुनौती क्यों है? हमने कहा कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अगर सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो अफगानिस्तान में दिखाई देगी, क्योंकि हमने जो परिवर्तन किया है उसका खामियाजा वहीं से शुरू होगा. अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं, वो ऐसा टेरिटरी है कुछ वजीरिस्तान वाला, जिसे आप जानते हैं साउदर्न और नॉर्दर्न वजीरिस्तान, जहां पर जम्मू कश्मीर का गिलगित एरिया लोकेटेड है और बड़ी आसानी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टेररिस्ट आते हैं और जाते हैं. अगर वहाँ पर सरकारी रूप से जिस तरीके से भारत के अफगानिस्तान सरकार के साथ डिप्लोमेटिक टर्म्स बहुत ही अच्छे हैं, भारत लगातार कंस्ट्रक्टिव काम पिछले 20 सालों से वहाँ पर करता आ रहा है. राष्ट्रपति घनी के साथ केमिस्ट्री हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही तालिबान वहाँ पर सत्ता में आ जाएगा ये सारी चीज़ें टूट जाएंगी और हमारा 20 सालों का जो रकम हमने वहाँ के एक समाज को बनाने में, वहाँ के मिलिट्री को बनाने में, वहाँ की पुलिस व्यवस्था को बनाने में, वहाँ के नागरिक को संबल करने में जो खर्च किया है वो पाकिस्तान के द्वारा 2 दिन में ही तोड़ दिए जाएंगे. और उसके टूटने का खामियाजा ये होगा कि हमारी ज़रूरतें, हमारे संबंध मध्य एशिया के देशों के साथ भी है. The Great Game Theory, you might have heard about it, which was fought in last phase of the 19th century. An agreement took place between the Tsarist Russia and Britain, and Afghanistan was the borderline. Afghanistan was the defining line कि अफगानिस्तान के इधर ब्रिटिश राज रहेगा और अफगानिस्तान के उधर सोवियत राज रहेगा. तो उस ज़माने से अफगानिस्तान का रेलेवेंस, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस भारत के लिए और बाकी शक्तियों के लिए रहा है. तो मध्य एशिया के जो 5 देश हैं जिनके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, उसमें से 3 ऐसे बड़े
राज्य हैं, जो पांचों में से तीन, जिनकी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं. दे शेयर द बॉर्डर विद अफगानिस्तान. सो इफ देर इज अ प्रॉब्लम of terrorism which is run by Pakistan and which goes to Afghanistan, then it also moves into the Central Asia. And if they move to Central Asia, the Indian interest in Central Asia is going to be blocked, going to be at least hampered. और हम सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी जब थर्ड फेज में आई, जहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स स्टार्टेड डोमिनेटिंग, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेंट हो गया. अब हमारी विदेश नीति सेंट्रीपिटल नहीं रही. हमारी विदेश नीति सेंट्रीफ्यूगल हो गई कि हम बाहरी शक्तियों पर, बाहरी ज़रूरतों पर निर्भर हो गए. जब हमारा व्यापार ज़्यादा होने लगा, आयात निर्यात ज़्यादा होने लगा, तो उन चीज़ों के लिए हम मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में और लुक ईस्ट में, आसियान कंट्रीज़ के बीच में, अफ्रीकी कंट्रीज़ के बीच में हमारा ट्रेड, हमारे रिश्ते बनने शुरू हो गए और उस पर हम डिपेंडेंट होने लगे. अगर किसी कारणवश ये शक्ति आती है और परिवर्तन होता है, तो हम जानते हैं कि मध्य एशिया के दो देशों में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के बीच में जो सेल गैस है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में वहाँ पाया जाता है और भारत उसके माध्यम से वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा भारत लाने की कोशिश को अंजाम देने की बात कही गई थी. और यही कारण था कि हमने ईरान में जो पोर्ट बनाए थे, और पोर्ट बनाने की जो अभी प्रक्रिया चल भी रही है, वो भी पूरी तरह से टूट जाएगा अगर वहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन होंगे. टेररिस्ट एलिमेंट प्रोलिफरेट करेंगे, रेडिकलिज्म बढ़ेगा, पाकिस्तान की दादागिरी अफगानिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुँचेगी और राजनीतिक स्थिति में फेरबदल होगा, फंडामेंटल फेरबदल होगा. तो भारत के लिए बहुत बड़ा आघात लगेगा, नुकसान लगेगा. तो उसको पोस्ट पैंडेमिक जो चैलेंजेस उभर कर आएंगे, उसको हमें देखना होगा और समझना होगा. तो हमारी नज़र में सबसे बड़ी चुनौती ये उभर कर आएगी. दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती, अब हम असर्टिव पावर हैं. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द सुपर पावर. रिस्क टेकिंग की भी क्षमता हमें विकसित हो गई है. लेकिन जब हम रिस्क टेकिंग की क्षमता विकसित करने के बाद कोई निर्णय लेते हैं और वो बूमरैंग करता है या उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए भारत को अपनी शक्ति पर ही निर्भर करना होगा. उसके बचाव के लिए ना तो अमेरिका आने वाला है, पूर्व सोवियत संघ जो रूस के रूप में उभर कर सामने आया, उसकी अपनी सोच और गति है. जो स्ट्रैटेजिक डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो हम सबको दिखाई दे रहा है. तो ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश भारत के फंसने के बाद अमेरिका हमें बचाने आने वाला है. जब अमेरिका तालिबान के साथ डील कर रहा था, तो उसने अलकायदा की चर्चा की कि अफगानिस्तान की भूमि से पाकिस्तान या पाकिस्तान के अलायंस पार्टनर पर किसी तरह का हमला नहीं होगा, जिसमें अलकायदा, आईएसआईएस की चर्चा हुई. लेकिन उसमें जैसे मोहम्मद और जैसे अब तबलीग तरीब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, उनकी चर्चा नहीं हुई. और जब अलायंस पार्टनर की हम बात करते हैं, अमेरिकी अलायंस पार्टनर की बात करते हैं, उस अलायंस कॉन्फ़िगरेशन में भारत नहीं आता. तो भारत को अपना बचाव अफगानिस्तान से उत्पन्न या पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकवाद से खुद झेलना होगा और उसकी तैयारी हमारे पास अपनी होनी चाहिए. तभी हम अपने दुश्मनों को और अपने शक्तियों का संवर्धन, अपनी सुरक्षा
कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती पोस्ट पैंडेमिक के बाद भारत के सामने दिखाई देगी। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती चीन की है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि चीन दूसरे नंबर की आर्थिक शक्ति, दूसरे नंबर की सैनिक शक्ति और दूसरे नंबर के हर तरीके से उस मुकाम पर खड़ा है, लेकिन उसकी गति तेज है। और आश्चर्य नहीं कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर में सर्वाधिक सुपर पावर के रूप में भले ही स्थापित हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की स्थिति बहुत ही कमज़ोर पड़ती जा रही है, अमेरिका इन एवरी सेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इन अमेरिका हैज़ गॉन अप टू मोर देन 16-17%, which was much more than what it happened in 2008 economic crisis, and some of the experts are predicting that it is worse than the first phase of economic crisis which emerged in 1929. So situation is going to be very bad for America. America is not the same America which can stand up and control the damage done by this pandemic. तो जब उसकी गति रुकेगी, यूरोपियन पावर में कोहेरेंस खत्म हो चुका है। यूरोपियन यूनियन, G8, G20, all this kind of organization failed. They did not cooperate to each other in the midst of crisis. तो वैसी स्थिति में चीन एकला चलो की नीति अपनाए हुए है। मल्टीलैटरलिज्म चीन का वहीं पर सफल दिखाई देता है, उन्हीं देशों के साथ सफल दिखाई देता है जहां पर वो चीन की बात को मानने के लिए विवश होते हैं। जहां पर जो देश चीन की बात को नहीं मानता, चीन वहां मल्टीलैटरल अप्रोच को तोड़ देता है और अकेला चलने की नीति अपनाता है। OBR उसकी वही एकल नीति का नतीजा है, जिसके अंतर्गत 70 से अधिक देश उसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें अधिकतर भारत के पड़ोसी देश, भूटान को छोड़कर बाकी सारे पड़ोसी देश हैं। तो चीन हमारे लिए एक मुसीबत है। चीन की शक्ति का संवर्धन, का विकास हमारे लिए नई चुनौतियां पोस्ट पैंडेमिक में प्रस्तुत कर सकता है। हम जानते हैं कि डोकलाम 2017 में हुआ, दुनिया की कोई भी शक्ति भारत के पक्ष में नहीं आई। चीन के विरोध की शाबाशी लड़ने को प्रोवोक करने वाले बहुत सारे देश थे, यूरोपीय देश थे, लेकिन डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में भारत के पक्ष में न तो अमेरिका न तो कोई पश्चिमी देश खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो जब आप when you are fighting a larger partner, a country which is economically 5 times more than of yours, militarily it is much more sophisticated and developed than India, then you have to think about it how to go. क्योंकि भारत, चीन ही एक ऐसा देश है, चीन ने 50s और 60s के बाद अपने जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट थे बड़े बड़े देशों से, छोटे देशों से, इट हैज़ रिजॉल्व्ड, बट द बाउंड्री डिस्प्यूट विद चाइना, बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज अनरिजॉल्व, एंड दैट इज वाई द बॉर्डर डिस्प्यूट with China and Bhutan is also unresolved, that is connected with India. These are the only two countries where the boundary dispute with China is still lingering. The चीन एक मुस्त शक्तिशाली बनकर उभर कर आएगा और भारत के बचाव के लिए कोई देश सामने नहीं होगा, कोई अलायंस सिस्टम नहीं होगा, तो वो एक चुनौती भारत के लिए होगी कि कैसे उसको संभाला जाए। ट्रेड पार्टनर के रूप में भी हम सभी जानते हैं कि चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से भी ज़्यादा है, और वो कोहेरेसिव पॉलिसी को अपनाता है। अभी एग्जाम्पल होगा कि जब वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर ऑफ चाइना इज ऑस्ट्रेलिया, एंड व्हेन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर told in the press that
an independent and neutral committee should be set up to investigate of this corona pandemic. What was the reason? How did it evolve? चाइना के राजदूत ने ऑस्ट्रेलिया में स्थित चाइनीज राजदूत ने चीन के प्राइम मिनिस्टर को तलब किया, उनसे बातचीत की, और बातचीत के बाद उनको थ्रेटनिंग भी दिया कि अगर आप इस मुद्दे को लेकर दुनिया के देशों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे तो जितने भी ट्रेड हैं वो सारा चीन तोड़ देगा, और जो बकाया पैसा है वो चीन को तुरंत देना पड़ेगा. तो चाइना इज अ वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग इट्स मसल पावर along with its economic rages. तो भारत के साथ भी अभी भारत को वो अपना प्रतिद्वंदी, छोटा प्रतिद्वंदी मानता है. उसका मुख्य दुश्मन अमेरिका है. चीन की एक मुसीबत ये भी है कि वो जानता है कि भारत किसी भी तरीके से अभी चीन को हानि पहुंचाने के ना तो मूड में है ना स्थिति में है. इंडिया इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट. और इट ऑल्सो बिलीव्स दैट अमेरिका इज लिटिल फार अवे फ्रॉम इट्स रीजन, and directly or indirectly it is not going to confront China militarily or going to be a physical threat for China. But the third apprehension of China is that whenever America and India clubs together, and then it becomes a nightmare for China. अकेले वो भारत से दुश्मनी या प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है. उसे मालूम है कि भारत बहुत दूर तक नहीं जाएगा. अमेरिका के बारे में भी मालूम है कि ट्रेड रिलेशन इतने कोहेसिव हैं, इतने मल्टी लेयर हैं कि फिजिकल फाइट अमेरिका के साथ होना संभव नहीं है. लेकिन चीन की नींद तब उड़ जाती है जब भारत और अमेरिका दोनों मिलकर किसी संधि को या किसी बात पर राजी होकर आगे बढ़ने का काम करते हैं. तब चीन को लगता है कि नहीं, अब दर्द असल का है. अमेरिकी दिशा निर्देश और सहायता और भारत की सेना, भारत की भूमि चीन को तंग कर सकती है. तो ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी, समस्या भी है कि चीन के साथ कैसे निपटा जाए, और एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है कि भारत जहां पर अमेरिका के साथ हमारे इंटरेस्ट मैच करते हैं उसको कैसे इवॉल्व कर कर चीन की बढ़ती हुई शक्ति को दरकिनार किया जाए. अभी तक अमेरिका भारत को यूज करता रहा. अभी तक जितने भी शीत युद्ध काल से लेकर अभी तक अपने समीकरण को दुरुस्त करने के लिए अमेरिका ने भारत की तरफ मित्रता की हाथ बढ़ाई, सैनिक सहायता देने की बात कही, आर्थिक अनुबंधों को पर हस्ताक्षर किए. लेकिन अब समय आ गया है कि भारत अपने गणित के आधार पर, अपने समीकरण के आधार पर अमेरिका को चीन के विरुद्ध में यूज करे. ये हम जानते हैं कि इंडिया पैसिफिक क्वाड की स्थापना हुई जिसमें 4 देश शामिल हैं. लेकिन उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, वो किस गति से आगे बढ़ना चाहिए और कब आगे बढ़ना चाहिए. चीन के साथ हम अचानक लड़ाई की स्थिति में नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए. लेकिन हमारी कुछ प्राथमिकताएं हैं. हम रिस्क टेकिंग के मूड में हैं और रिस्क टेकिंग कर भी रहे हैं. हमने उरी किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया. अब हमारा रिस्क टेकिंग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना है. अब यह सबसे बड़ी चुनौती होगी. पाक ऑक्युपाइड कश्मीर
पीओके को लेने की जब बात हम बात करेंगे तो ये केवल द्वंद्व केवल पाकिस्तान के साथ नहीं है, वहाँ पर चीन के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा, क्योंकि चीन का ओबीआर और चीन का जो सिल्क रूट है वो उसी रास्ते से होते हुए साउथ एशिया और साउथ एशिया से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से अफ्रीका तक पहुंचता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक लाइफ लाइन है चीन का, जो उसने उसे विस्तारित किया है। और समय के साथ हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत हद तक चीन का एक सैटेलाइट स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर गया है। औपनिवेशिक कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। पाकिस्तान does what China says. So it does not have its own power, it does not have its own mind. So everything is dictated by China, and Pakistan accordingly toe the line which is inscribed by China. So while taking POK will be definitely a testing time for India and how to go about it. Single-handedly we cannot do it. We need to have the support of America. We need to have the support of other Western power. We need to have the support of the countries which are adversary to China, like Japan, and some of the members of the ASEAN as well, who are very badly bitten by Chinese power. So this is an opportunity, this is a conflict, this is danger, but danger provides an opportunity for India to cultivate its own diplomatic maneuvering and develop its own format. The format should not be dictated by any other power, even not by America. We have our own agenda, we have our own preferences, and accordingly we want to move. तो अगर ऐसा होता है तो दूसरी जो समस्या है वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरी ज़रूरत जो और संकट जो है वो अपॉर्चुनिटी के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वो एनर्जी क्राइसिस है। हम जानते हैं कि भारत दुनिया का सब दूसरा, अब हो सकता है कि कुछ समय बाद सबसे बड़ा तेल आयातक यानी खनिज संपदा का आयात करने वाला देश भारत उभर कर आएगा। जब आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए वी नीड टू हैव पावर, एंड पावर इज ऑलवेज रन by either by petrol, diesel, coal, the green energy which we are talking about, but the green energy is in a very formative phase, in initial phase, like solar energy, wind energy, and thermal nuclear. They are not very large share of the energy consumptions of India. So we are mainly dependent on petroleum, gas, shale gas, and coal. And all these factors are imported. India does not have much stock. Petroleum, हम सभी जानते हैं कि 90% we import from Middle East, from some of the Russia also, America also. When America blocked the trade with Iran, between India and Iran, it promised that some of the parts will be delivered by America. तो भारत के साथ एक महत्वपूर्ण चुनौती है खनिज संपदा को लेकर, इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि समय के साथ अमेरिका की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से जहाँ से हमारा आयात
सबसे ज़्यादा था, वो ब्लॉक होते जा रहा है। ये ईरान के साथ ब्लॉक होने का मतलब केवल हमारा संबंध ईरान के साथ ही नहीं टूटा, बल्कि गदार पोर्ट में का डेवलपमेंट जो हम ईरान में कर रहे थे, मध्य एशिया के देशों के बीच से खनिज संपदा को लाने की बात भी अधर में लटक गई। तो इस स्थिति से कैसे निजात पाया जाए, ये भी पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा होगा। पोस्ट पैंडेमिक हम जानते हैं कि स्थितियां बहुत बदलेंगी, जियोपॉलिटिक्स बहुत बदलेगा। चीन का ओबीआर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। चीन ने खरबों रुपए उसमें लगाए हैं और जो 60 से 70 के देश उसके उस ट्रेड टर्म्स के अभिन्न हिस्सा बने हैं, उसमें से 10 से 15 ऐसे यूरोपीय देश हैं जो इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एंड सम ऑफ द कंट्रीज हैव ओपनली कम आउट against China, and they are not willing at all to continue this trade. So the OBR is going to be the biggest hit in the post-pandemic. And the biggest hit means it is cutting down the size of China, and automatically it raises the height of India. All we have been reading out day and out that many companies, thousand American companies are walking out from China, and Indian Prime Minister is reaching out to all these companies to providing lands to them in India. It might not be possible that we can cultivate, we can catch hold of each and every company which is walking out from China, but at least some of them will definitely come down to India. उसमें से हजारों कंपनियां जब चीन से वापस आएंगी तो उसका 1/3 हिस्सा, 1/5 हिस्सा भारत में जरूर आएगा। तो चीन की शक्ति कम होगी, ऑटोमेटिकली भारत की शक्ति आगे बढ़ेगी। चीन दिक्कत में होगा, इट इज नॉट थ्रू द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस, इट इज थ्रू द डिप्लोमेटिक मेजर्स इन विच द वर्ल्ड वुड बी फाइटिंग अगेंस्ट चाइना। जो पूरी दुनिया उसे जवाब मांगेगी कि ह्यूमैनिटी को तंग करने का कौन सा तरीका आपने अपनाया है जिसे पूरी दुनिया को आप खत्म करना चाहते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं, बल्कि कोरोना अपने नीतियों की वजह से। जब एक WHO के अंतर्गत या एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के तहत एक जांच कमेटी बैठेगी और इस बात की विवेचना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो निश्चित रूप से चीन कटघरे में खड़ा दिखाई देगा। और चीन जितना कमजोर होगा, अमेरिका मजबूत हो कमजोर हो, उससे भारत पर डायरेक्ट उसके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो सुपर पावर से नीचे गिरता है या सुपर पावर की गद्दी पर बैठा रहता है तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अगर चीन उस कुर्सी पर बैठने में उसको दिक्कत होती है, कीलें चुभती हैं, तो भारत को इसका डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा मिलिट्री टर्म्स में भी होगा, वो फ़ायदा इकोनॉमिक टर्म्स में भी होगा। चीन के भीतर कई ऐसे विवादास्पद समुदाय हैं जो उसके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंकियांग जो उसका सबसे बड़ा प्रोविंस है, वहाँ पर युगूर पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो विद्रोह की स्थिति में है। चीन की सिंकियांग से 3 राज्यों की सीमाएं मध्य एशिया से मिलती हैं। तिब्बतन मूवमेंट है, मंगोलिया इनर मंगोलिया का हिस्सा है जो चीन ने जबरदस्ती ले लिया। तो ये सारे ऐसे फिर अर्बन एंड रूरल डिवाइड है। चाइना के बीच में साउथ एंड नॉर्थ डिवाइड है, जो कुछ एरिया बहुत प्रॉस्परस है, कुछ एरिया बहुत ही गरीब है। तो कई तरह के विखंडन चीन के बीच में दिखाई देता है। वो भारत को कहता है कि भारत 1000 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर चीन को जानने वाले बड़ी बखूबी के साथ ये कह सकते हैं कि एक जाति, हुआंग जाति के 90% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी चीन बंटवारे के कगार पर खड़ा है। चीन के 60 से 70% पॉपुलेशन एथिस्ट है, लेकिन चीन की आम जनता एथिस्ट वो जानबूझकर नहीं, बल्कि
कंटिन्यूअस पॉलिटिकल रिजीम के द्वारा कन्वर्ट की गई हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट रिजीम या कम्युनिस्ट से पहले की रिजीम ने भी वहाँ के जनता को जबरदस्ती नास्तिक बनाया है। और वहाँ की जनता आज भी भारत को अपना गुरु भूमि मानती है कि बुद्धिस्ट ऑल टीचिंग्स ऑल गुड प्रैक्टिसेस हैव कम फ्रॉम इंडिया। तो कई मायनों में हम ऐसे मुकाम पर हैं कि चीन की आर्थिक और सैनिक शक्ति में अगर गिरावट आती है तो इसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा। ये गेम थियरी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम थियरी पढ़ा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं। उसका एक भारत पाकिस्तान संबंध एक नमूना के रूप में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि हमारी वजह से नहीं, किसी अन्य वजह से भी प्रिजनर्स डिलेमा के रूप में भी जाना जाता है कि तीसरे पक्ष के कारण से, चौथे पक्ष के कारण से चीन अगर कमज़ोर होता है तो वो स्थिति भारत के फायदे में होगी। अंत में एक चुनौती, जो संकट की बात हमने अफगानिस्तान के संदर्भ में कही थी, वो भी भारत अपनी नीतियों से उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल सकता है। और वो तालिबान के साथ अमेरिका अगर लगातार ये कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, करनी चाहिए, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि भारत को करनी चाहिए। हमने ये गलती 80 के दशक में की थी। म्यांमार में जो बर्मा, जो स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इन 1987 आंग सू की, who is currently a counselor, and that is almost not completely, but almost head of the state of Myanmar. She won elections. The junta, the military regime of Myanmar did not allow her to continue as a president of Myanmar and grab the power. भारत ने मूल्यात्मक नीति के तहत म्यांमार से अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ दिया कि हम नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम के साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे। और उसका खामियाजा ये हुआ कि उस समय तक चीन की पहुंच म्यांमार में बहुत ज़्यादा नहीं थी। म्यांमार के साथ हमारे, बर्मा के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ब्रिटिश काल में हम जानते हैं कि किस तरीके की का संबंध दोनों देशों के बीच में रहा है। भारतीय फोर्सेस वहाँ पर तैनात थी। तो वो गलती हम केवल मूल्यों के आधार पर, राजनीतिक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया कि वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू तालिबान। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब तालिबान में अगर हम बातचीत करना शुरू करें तो उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि उसको भारत उन्मुखी बना सकते हैं। भारत अफगानिस्तान की समस्याएं के कई स्वरूप हैं। जैसे ही अमेरिका वहां से वापस पूरी तरह से चला जाएगा, जैसा कि 14 महीने की समय सारणी रखी गई है, अभी इस्लामिक देश एक साथ हैं, लेकिन अमेरिका के चले जाने के बाद व्हाट वी कैन सी, एंड देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ इट, that Iran and Pakistan will have a completely opposite interest in Afghanistan. Iran also shares the boundary with Afghanistan. Pakistan also shares the boundary with Afghanistan. The area which is controlled and I think influenced by Iran is a completely different. तालिबान रिजीम में आपको याद होगा, तालिबान रिजीम के पहले जब सोवियत संघ ने 1979 में वहाँ पर कू किया था और उसके बाद से अमेरिकी शक्तियों का विस्तार वहाँ पर हुआ, पाकिस्तान जिसका फ़ायदा उठाया, उसमें कई महत्वपूर्ण खेमे थे अफगानिस्तान में, लेकिन 2 महत्वपूर्ण खेमा था। एक हिकमतियार का खेमा था जो साउदर्न अफगानिस्तान में लोकेटेड था, और एक नॉर्दर्न खेमे में था जिसे हम मसूद के नाम से जानते हैं, मोहम्मद मसूद, और वो इंडिया फ्रेंडली था। जो उत्तर का अफगानिस्तानी पार्ट है विच इज़ मोर सेकुलर इन
and democratic in terms rather than the southern Afghanistan which is controlled by Pakistan. तो अगर भारत किसी वश अब तालिबान से बातचीत की शुरुआत करता है और अपनी पहुंच को आगे बढ़ाता है, तो बाद में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां पर वो तालिबान को अपने पक्ष में भी लाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये सेकेंड फेज का तालिबान जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है वो फर्स्ट फेज के तालिबान की तरह नहीं होगा. इट विल बी मोर इंक्लूसिव इन इट्स नेचर, क्योंकि जो एरिया, जो बॉर्डर है, डूरेंट लाइन है, आज भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान उसे मानने से इनकार करता है. जो वजिरिस्तान का जो एरिया है, जिसे ख्वाब पख्तूनिस्तान कहते हैं, वो एरिया अफगानिस्तान अपने हिस्से का मानता है और पाकिस्तान अपने बलपूर्वक उसे दे नहीं पाया है. तो अगर तालिबान एक शक्ति के रूप में, एक गवर्नेंस के रूप में अफगानिस्तान के सच्चे पॉलिटिकल हितों को ध्यान में रखते हुए अगर आता है, तो बहुत ही कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के साथ उसके मोह भंग हो सकते हैं. और जब मोह भंग खत्म हो जाएंगे तो जो हम स्ट्रैटेजिक डेप्थ पॉलिसी की चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान भीतर घुसा हुआ है और भारत, उसकी नीति केवल भारत को ब्लॉक करने की है, वो टूट सकता है. लेकिन ये तभी हो सकता है जब भारत तालिबान से वार्ता की शुरुआत करता है. अगर वार्ता की शुरुआत नहीं करता है, ये मानकर हम चलें कि हम लोकतांत्रिक सरकार से ही बातचीत करेंगे, तो फिर बर्मा वाली स्थिति, म्यांमार वाली स्थिति हो जाएगी और लॉसेज ज़्यादा होंगे, फ़ायदे कम होंगे. अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत न केवल एक आज डिसाइसिव पावर है, बल्कि एक लीडिंग पावर है. भारत के पास राजनीतिक स्थिरता के साथ एक ऐसी लीडरशिप है जिसकी कवायद दुनिया के बाकी तमाम देश देख चुके हैं और उन्हें मालूम है कि चाइना के रिपोर्ट में भी, डिफेंस के रिपोर्ट में भी ये बातें, वहाँ के मीडिया में भी ये उठती हैं और कही भी जाती हैं कि आज के रिजीम भारत एक शक्ति के रूप में चीन के लिए चुनौती है. तो अगर इस डर को चीन के भीतर पैदा करने में अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारी सफलता होगी और भारतीय विदेश नीति की सबसे कारगर हथियार के रूप में पोस्ट पैंडेमिक जियोपॉलिटिक्स जो उभर कर सामने आएगा वो भारत के पक्ष में होगा. क्योंकि सॉफ्ट पावर के रूप में जो आचार विचार, रहन सहन, वो तमाम चीज़ें, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के हाउस में वैदिक मंत्रों का जब उच्चारण हो सकता है, उसके कारण जो भी हो कि अमेरिकी इलेक्शन हो, भारत के निवासी वहाँ पर हों, लेकिन भारत की पहुँच दुनिया में स्थापित हो चुकी है. भारत की जीवन शैली लोगों को अनुकरणीय लग रहा है. भारत का योग और गुरु परंपरा लोगों को लुभा रहा है. तो ऐसी स्थिति में सॉफ्ट पावर के रूप में, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ करते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर तभी कारगर होता है जब उसके साथ हार्ड पावर मूव करता है. केवल सॉफ्ट पावर अपनी बातों को कहने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता. आज भारत सत्य, अहिंसा, आतंकवाद के विरुद्ध हम कई दशकों से कहते आ रहे थे, किसी ने नहीं माना. लेकिन जब भारत एक असर्टिव पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, तो वही सत्य अहिंसा की बातें जब कही जा रही हैं तो लोग उसे स्वीकार करते हैं और योग पूरे अंतर्राष्ट्रीय विषय का चर्चा का विषय बनता है और एक दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशन उसे अपनाती है. तो हमारे लिए चुनौतियां बहुत हैं विदेश नीति में, लेकिन वो चुनौतियां एक अवसर के साथ खड़ी हैं और मैं पूरी उम्मीद है कि इस अवसर का लाभ भारत को पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर में मिलने जा रहा है. धन्यवाद, नमस्कार.